दिवाली तो बाद होर जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की हवा। राजधानी च 600 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाब हरियाणा च भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। केंद्र तो बाद चंडीगढ़ ते हिमाचल ने भी दी राहत। पेट्रोल ते डीजल तो घटाया 7 रुपए वैट। पंजाब ने भी दिते संकेत, कल की कैबिनेट मीटिंग च हो सकता फैसला। पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ का किया अभिषेक। मंदिर च की परिक्रमा। थोड़ी देर च कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। सुखजिंदर रंधावा का कैप्टन ते वड्डा हमला। बोले खुद नूं पंजाब दा राखा कहण वाले नहीं, पंजाब दे हितां नाल कीता खिलवाड़। सत्ता दे लालच करके माइनिंग च शामिल लोकां खिलाफ नहीं की कार्रवाई। पटियाला च पावरकॉम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारी ने आत्मदाह की की कोशिश। नौकरी की मंग नूं लैके खुद नूं लाई अग। गुरुग्राम च साबका सरपंच के परिवार से ताबड़तोड़ फायरिंग। एक की मौत, कई गंभीर जख्मी। दिवाली पूजा के दौरान किया गया कातिलाना हमला। कुरुक्षेत्र च वड्डा सड़क हादसा। कार सवार 5 लोगों ने तोड़िया दम। शाहबाद के रहने वाले सन मृतक। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू। ते शुरुआत करते हैं पॉल्यूशन तो। दिवाली तो बाद हवा जहरीली होंदी नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली दे विच बेहद खराब हवा है। इस वेले दिल्ली दे विच एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि जिहड़ी हवा है जिस दे विच असीं साह लैंदे आ उसदी किन्नी कुछ क्वालिटी है उसके इंडेक्स के मुताबक इस वेले 600 तो पार है। अक्सर 100 तो घट का अंकड़ा जिहड़ा है उन्होंने सैटिस्फैक्टरी मन्निया जाता है तो इस वेले 600 तो पार है यानी कि खतरनाक लैवल ते इस वेले पॉल्यूशन दिल्ली की हवा दे विच है। जहरीली हवा है, जहर दे विच साह लै रहे ने लोग जे इहनूं सीधी भाषा दे विच कहना होए। दिल्ली दे नाल लगदे हरियाणा दे इलाकिਆਂ 'ਚ भी हवा प्रदूषित हुई है। पंजाब के कई इलाकिਆਂ 'ਚ 300 तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पार हो चुका है। 300 तो बाद हैजार्डस मन्निया जाता है यानी कि खतरे के निशान तो पार मन्निया जाता है। जिहड़ा पॉल्यूशन हुंदा है एयर दे विच ते एयर क्वालिटी इंडेक्स पंजाब के भी कई इलाकों के 300 तो पार है। दिल्ली के 600 तो पार हो चुका है यानी कि सीधी भाषा च कहना होए तो लोग इस वेले जहर च ही साह लै रहे ने। दरअसल दिवाली की रात पाबंदी के बावजूद खूब पटाखे चलाए गए जिसका असर हुण नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वल्लों पाबंदी लगाई गई सी पटाखियां ते ग्रीन पटाखियां की इजाजत दी गई सी। वख-वख सूबियां ने भी अपने लैवल के उत्ते पाबंदी लगाई सी ते लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने पटाखे चलाए। कल दिवाली सी, दिवाली की रात खूब पटाखे चले, कोई असर इस बैन का नज़र नहीं आया ते जिसका असर जिहड़ा है हुण अज देखण नूं मिल रहा है। तस्वीरां ने जिहड़ियां अपने आप दे विच बयान करदियां ने कि ये साह लैण योग हवा है। ये दिल्ली दीयां तस्वीरां ने, हरियाणा दीयां तस्वीरां ने, पंजाब के वख-वख इलाकों दीयां तस्वीरां ने जिथे पॉल्यूशन हुण इस कदर नज़र आ रहा है। कल रात जिहड़े पटाखे चलाए गए उसका सीधा सीधा असर इस वेले नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई सी, वख-वख सूबा सरकारां ने भी पाबंदी लगाई सी। सुप्रीम कोर्ट ने सूबा सरकारां नूं भी कहा सी, जिहड़ा उन्हां नूं निर्देश दिते सी कि इसकी पालना होनी चाहिए है इस बैन की, लेकिन वो पालना जिहड़ी है वो नज़र नहीं आई। वख-वख शहरां दा हाल तुसीं खुद भी देखिया होएगा कि कोई असर इस बैन का नज़र नहीं आया। ग्रीन पटाखे चलाउण की इजाजत दी गई सी लेकिन फिर भी खूब पटाखे चले ने। राजधानी दिल्ली एनसीआर में बीती रात लोगों ने जमकर दीपावली मनाई, पूजा पाठ भी किए, मिठाइयाँ भी बांटी, मिठाइयाँ भी खाई। लेकिन पाबंदी के बावजूद जिस तरह से लोगों ने जमकर आतिशबाजी की उसका दुष्परिणाम इस समय देखने को मिल रहा है। दीपावली की सुबह है और इस समय चारों तरफ पूरे दिल्ली एनसीआर में धुंध बना हुआ है क्योंकि प्रदूषण लेवल जो है यह खतरनाक स्तर को पार कर गया है। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रदूषण लेवल है ये 446 है। अगर वहीं अलीपुर की बात की जाए जो राजधानी दिल्ली में है वहाँ पे 469 है। अगर पूसा की बात की जाए तो वहाँ पे 455 है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मुख्य जगह है जहाँ पे जमकर आतिशबाजी हुई है वहाँ पे प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर को पार कर गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में पटाखा छोड़ने पे और पटाखा बिक्री पे भी रोक लगी थी, उसके बावजूद लोगों ने जो है जमकर रात भर आतिशबाजी की है जिससे प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर को पार कर गया है। और यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण हो गई है जिनको सांस की बीमारी है, सांस लेने में उनको और दिक्कत बढ़ जाएगी। साथ ही बच्चे प्रभावित होंगे, आंखों में जलन होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। डॉक्टर ने पहले एडवाइज किया था कि आप लोग अपना बचाव कीजिएगा और ऐसे में जो है प्रदूषण का जो लेवल बढ़ा है यह उनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।
ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। धर्मवीर शर्मा साडे सहयोगी गुरुग्राम तो जुड़े ने ते सुरेंद्र कंबोज जलंधर तो जुड़े ने। धर्मवीर, पहले आपका रुख करेंगे, अगर तस्वीरें आप दिखा सकें गुरुग्राम में इस वक्त के हालात क्या हैं, एयर क्वालिटी किस तरीके की है, क्योंकि तस्वीरें खुद ब खुद बयान भी कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए कल दिवाली के मौके पर जिस तरह से आतिशबाजी हुई है उसके बाद लगातार जो एयर क्वालिटी है वो खराब हो है, वो खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। सुबह का जो स्तर था वो 500 के भी पार था, जबकि अभी भी 500 के आसपास ही बना हुआ है। सुबह के 10 बज चुके हैं, उसके बावजूद जो प्रदूषण का स्तर है वो कम नहीं हो रहा है। तो इसका मुख्य जो कारण है वो यही है कि जो आतिशबाजी कल हुई है, मैं तस्वीरों के माध्यम से अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए तस्वीरों में कि सुबह के 10 बज चुके हैं, बावजूद इसके किस तरह से एक तरह से जो कोहरा है, जो स्मॉग है वो आसमान में छाई हुई है। एक तरह से सूरज जो है अभी तक निकला नहीं है साफ तौर पर, और ये दिखाता है कि किस तरह से कल पाबंदी के बावजूद भी जो आतिशबाजी हुई है ये उसका असर है कि पूरे दिल्ली एनसीआर का जो अब एक तरह से जो एयर क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है। सबसे बड़ा नुकसान इस एयर क्वालिटी से अगर किसी को है तो वो है छोटे बच्चे और वो लोग जिनको खास तौर से अस्थमा या फिर सांस को लेकर के कोई गंभीर बीमारी है, उन लोगों के लिए खास तौर से काफी मुश्किल का ये जो समय है वो है, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि जिन लोगों को सांस लेने में या हार्ट को लेकर के कोई बीमारी है उन लोगों के लिए ये आज जो हवा है जो बनी हुई है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स की सलाह को माने और कम से कम कोशिश करें कि सुबह के वक्त जब प्रदूषण ज्यादा होता है तो ऐसे समय में खास तौर से छोटे बच्चे और वो लोग बाहर ना निकले जिनको सांस लेने की दिक्कत है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है। जी जी धर्मवीर, आप जुड़े रहिए। पंजाब च भी कई जगहों ते जिहड़ा एयर क्वालिटी इंडैक्स है 300 तो पार हो चुके। जलंधर दीयां तस्वीरां वेखण दी कोशिश करांगे। सुरेंद्र, की कुछ तस्वीरां ने जलंधर दीयां इस वेले, क्योंकि दिल्ली एनसीआर दे विच तां पॉल्यूशन है जिहड़ा या एयर क्वालिटी इंडैक्स की गल करिए 600 तो पार है, यानी कि बहुत खतरनाक लैवल ते है। जलंधर दे विच की हालात ने? बिल्कुल अर्श, जिद्दां कि कल जिहड़ी साह लैण दी जिहड़ी समर्था सीगी आम बंदे दी बिल्कुल सही सीगी, क्योंकि हवा दी क्वालिटी बिल्कुल फ्रैश सीगी। और अज दीयां तस्वीरां जिहड़ियां हैगियां बिल्कुल अलग है, क्योंकि कल रात जिद्दां एनजीटी वल्लों जां सुप्रीम कोर्ट वल्लों हिदायतां दित्तियां गईयां सी, टाइम रखिया गया सी 8 बजे तो लैके 10 बजे तक पटाके चलाउण दा, पर कल रात 6 बजे तो वो पटाके शुरू होए और काफी देर रात तक पटाके चलते रहे, जिहदा सीधा सीधा असर एयर क्वालिटी हवा क्वालिटी दे उत्ते होया। और तुहानूं बोर्ड दिखा दिंदे ने, सर्किट हाउस दे बाहर एक बोर्ड लगा हैगा जिहदी एयर क्वालिटी बड़ी खतरनाक दसी जा रही है। तो जलंधर दे विच इस वेले 350 के करीब एयर क्वालिटी हैगी है। और इत्थे इस वेले साह लैण दे विच मैनूं भी तकलीफ थोड़ी हो रही है, क्योंकि कल दी जिहड़ी साह लैण दी समर्था मेरी सी वो सही सीगी। अज थोड़ा जिहा जिद्दां ना नक्क दे विच कुछ गंदी जी स्मैल जिद्दां वो आ रही हैगी। इस वेले तुसीं देख सकदे हो एयर क्वालिटी 350 के करीब जिहड़ी हैगी वो दसी जा रही है। और तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो, जिहड़ी विजिबिलिटी हैगी है, विजिबिलिटी भी थोड़ी घट हैगी है कल नालों। जी तस्वीरां तुसीं आप देख सकदे हो, विजिबिलिटी थोड़ी घट हैगी है। और ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਖੂਬ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਦੇਰ ਰਾਤ। ਔਰ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। जी जी सुरेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके दे नाल बैन लगाया गया सी 8 तो 10 वजे तक दा समा सी, लेकिन वो भी सिर्फ ग्रीन पटाके चलाउण दे लई ये समा निर्धारित किया गया सी, लेकिन उसका असर कोई देखण नूं नहीं मिलिया। जलंधर दे विच इस वेले 350 जिहड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स दस्सिया जा रहा है, यानी कि 300 तो बाद जिहड़ी बेहद खराब एयर क्वालिटी हुंदी है, आम लोकां दे लई भी परेशानी दा सबब बनदी है। इस वेले जलंधर दे विच ये हालात ने। रोहतक तो साडे सहयोगी धीरेंद्र चौधरी जुड़े ने। धीरेंद्र, आपका रुख करेंगे, रोहतक में क्या हालात हैं इस समय? देखिए अर्शदीप, कल
एक वक्त तो ऐसा आया था कि देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया था रोहतक। AQI 498 तक पहुंच गया था, जो कल ज्यादा मैक्सिमम था। लेकिन बीती रात तकरीबन 11 बजे ये 600 को भी क्रॉस कर गया था और फिलहाल भी रोहतक का AQI 500 से ऊपर है, जो कि काफी खतरनाक है। फिलहाल हम MD यूनिवर्सिटी के बाहर है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार दिखाया भी जाता है और लोगों को सचेत भी किया जाता है। अभी PM 2.5 248 जी, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं 2.5 या PM 10, ये जो पर्यावरण है उसमें काफी ज्यादा घुल चुके हैं, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने में दिक्कतें हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को भी इनसे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स इतने महीन होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि ये सांस के मार्फत हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, लंग्स को खराब कर देते हैं और जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है। और ये बीते 2 दिन से इसी तरह का पूरे NCR एरिया की बात करें, हरियाणा का जो दिल्ली से लगता क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा वायु खराब हुई है, हवा खराब हुई है, काफी जहरीली है। लोगों की आंखों में जलन महसूस हो रही है और जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। जो रोहतक PGI है, प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है, यहाँ पर जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं उनकी OPD कल और आज लगातार बढ़ी हुई है। अर्शदीप जी, धीरेन्द्र, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर बता रहे हैं कि पटाखों पर बैन था लेकिन वो असर नजर नहीं आया, तो रोहतक में कैसा रहा कल दिवाली का दिन? धीरेन्द्र, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, अपना सवाल दोहराइए अर्शदीप जी। जी धीरेन्द्र, हम जानना चाहते थे कि जैसे अलग अलग हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पटाखों पर बैन था लेकिन उसका असर नहीं रहा, रोहतक में कल रहा, क्या पटाखे खूब चले या ग्रीन पटाखे चलाए गए? क्या बाकी शहरों का असर रोहतक में दिखाई दे रहा है या रोहतक में भी पटाखे खूब चलाए गए? देखिए, बैन कागजों में, सरकारी कागजों में बैन जरूर लगाया गया था और बाकायदा डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि अगर कोई भी पटाखे बेचता मिला या फिर पटाखे छुड़ाते हुए मिले उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस राइडर्स शहर के अंदर घूम रही थी, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी बदस्तूर पटाखे जले और खूब पटाखों की बिक्री भी हुई। और यही कारण है कि जो पर्यावरण है, वातावरण है, लगातार दूषित हो रहा है। लोगों को आंखों में जलन हो रही है, रात भर पटाखे छूटे और लोगों ने, हालांकि कहने को पुलिस लगातार मुस्तैद नजर आई, बाजारों में भी घूमते नजर आए कि कोई पटाखे बेचता नजर तो नहीं आता, लेकिन चोरी छिपे जमकर पटाखे बेचे भी गए और पटाखे छुड़ाए भी गए। और यही कारण है कि आज जो हम महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। जो 500 शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि जो छोटे बच्चे, बुजुर्ग या फिर जो बीमार लोग हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, आमजन के लिए काफी परेशानी का होता है जब AQI 500 से ज्यादा क्रॉस कर जाता है। और फिलहाल 500 से ज्यादा AQI रोहतक ही नहीं, रोहतक के आसपास के जिलों में और पूरे NCR क्षेत्र में इसी तरह का माहौल बना हुआ है। जी 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 धीरेन्द्र, तस्वीरें आपने दिखाई रोहतक की। रोहतक दा AQI इस वेले 500 तो ज्यादा है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਕੀ ਬੈਨ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? जी बिल्कुल अर्श, जिस हिसाब ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ 8 ਤੋਂ 10 ਸਿਰਫ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲਗਭਗ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਧੂਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੇਅਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੇਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਲੇਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਲੇਅਰ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧੱਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਲੇਅਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਅਰਸ਼। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੀਰੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 600 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पिछले 2-3 दिन से एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और आज दिन में 1 बजे तो ऐसे हालात बन गए कि देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया रोहतक। वजह क्या है प्रदूषण की और इससे नुकसान क्या हो सकता है? हमारे साथ डॉक्टर ध्रुव चौधरी हैं, इनसे जानते हैं कि जो पेशेंट हैं डॉक्टर साहब ख़ासतौर से अस्थमा के, उनको क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, ये हर साल का फिनोमेना हो गया है। जब दिवाली के आसपास और ख़ास तौर पे जब वो धान की फसल कटती है और उसके बाद जब हम देखते हैं कि ठंड का आगमन होता है तो वायु प्रदूषण जो एनसीआर इन पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिसमें रोहतक भी एक पार्ट है, काफ़ी ख़राब हो जाती है। आपका आमतौर पे पहले टाइम में किसानों, पिछले 2-3 साल से किसानों को ब्लेम किया गया था, लेकिन अगर हम देखें जिस तरह से व्हीकल का घनता बढ़ी है, जो व्हीकल का पोल्यूशन आया है या दूसरा आपका इंडस्ट्रियल या आपका डेवलपमेंटल एक्टिविटी से जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आता है वो सारा इकट्ठा बढ़ा है। और जो मैं बात कह रहा हूँ इसका आप सब साक्षी होंगे कि जब बहुत हमने क्लैंप डाउन लगाया था भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने, तब आपको सबको नीला आसमान दिखने लग गया था। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि उस समय मूवमेंट जोन सी हमारी व्हीकल्स की थी वो कम थी, अंदर बंद थे, और उसके कारण जब जो कृषि की जो एक्टिविटी थी उसके होने के बावजूद भी हमको इतना प्रदूषण नहीं मिला। और जहाँ तक सांस के पेशेंट्स की बात है, इस मौसम के अंदर उनको दमा का एपिसोड बढ़ जाता है। जिनको खांसी बलगम जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसके अंदर भी दिक्कत आती है, क्योंकि जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वो जाते हैं केमिकल्स अंदर, या पार्टिकल मैटर जाते हैं प्लस गैसेस जो भी मिलती हैं, तो उससे इरिटेशन होती है हमारे एयरवे ट्रैक्ट्स की, जो सांस की नाली है और उसके आगे जो सिस्टम हमारा जो डिलीवर करता है, तो उससे आपको स्पैज्म की होती है, खांसी उठती है, बलगम बनती है,
और कई लोग इस समय कंप्लेंट कर भी रहे हैं कि बलगम काले रंग की आ रही है, तो इसका मतलब सूट की मात्रा एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। दिवाली के टाइम में आप देखेंगे कि व्हीकल कितना, बाज़ार में आप भीड़ देखिए आप, और व्हीकल देखिए सड़क के ऊपर। सो प्रैक्टिकली हम प्री कोरोना लेवल के पोल्यूशन लेवल पे आ गए हैं। तो इस समय वायु के अंदर, हवा के अंदर जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर उसको सहने की क्षमता नहीं है। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। नमस्कार, सारे पहला तो दिवाली दी सारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कुछ फीलिंग शेयर करना चाहना। मैं हूँ पिछले कुछ समय तो कुछ वीडियोस देख रहा सी कि बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारिया सरकारां, बहुत सारे स्टेट्स के लोग आके मैनीफेस्टोस पास करके लोगों को कहते कि जे साडी सरकार पावर दे विच आए तो असीं ये चीज़ां लोगों को देवांगे, कुछ फ्री चीज़ां देवांगे या बहुत सारिया चीज़ां प्रॉमिस कीतियां जांदियां। मैनूं लगदा कि जदों ही मैनीफेस्टोस आन सारों नाल पहलां तां नाल एक एग्रीमेंट होना चाहिए है आम लोगों के नाल कि ये मेरा एग्रीमेंट की कॉपी भी मैनीफेस्टो में दे रहे हैं कि ये समय टाइम लिमिट दे विच मैं चीज़ां सारियां डिलीवर करांगा। जे मैं नहीं डिलीवर कर पाया उहदे नाल एक रेजिग्नेशन भी होना चाहिए कि ये रेजिग्नेशन है मेरा, और जे मैं नहीं डिलीवर कर पाया मैं अपनी सीट ते बैठण लायक नहीं और मैं इन्हूं छड्डना चाहना। हर गली, हर मुहल्ले, हर शहर जिथे भी लोग मैनीफेस्टो दिंदे ने नाल अपने रेजिग्नेशन ते और एग्रीमेंट उस लोगों को दिओ ताकि वो तुहानूं सवाल पूछ सकन। टाइम लिमिट सैट होनी चाहिए कि इन्ने टाइम के सारे वादे पूरे किए जाएंगे। और अक्सर असीं देखते हैं कि जदों सारे लीडर गल करते हमेशा ये गल करते कि पिछली सरकार किवें फेल हुई, उदों पिछली किवें फेल हुई, या असीं की कर पावांगे बैटर। मैनूं लगदा कि लोकां नालों बेहतर कोई नहीं जानता कि उन्हां नूं की प्रॉब्लम्स आईयां वो पर्टिकुलर स्टेट दे पार्टियां तो, या किहड़े लोकां ने वादे नहीं पूरे कर पाए, या किहड़े ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਪਾਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾ ਸਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਵਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਪਥ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲਾਣੀ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੋਗੇ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ, ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो गल है जो कह रहे हैं, लेकिन इस्तीफा तो लोग करा सकते हैं। अगर देखो हुण सरकारां अपने आप अगर कहन भी असीं तां वादा पूरा कीता नहीं कीता, कई बार पूरा कीता नहीं कीता, जिवें चंद्रबाबू नायडू दी कैप्टन साहब भी गल करदे कि उन्होंने 86% वादे पूरे कीते सी, लेकिन लोकां ने कि वो सरकार नूं नहीं मन्निया। मुद्दा जिहड़ा ये इस्तीफे वाला बिल्कुल हो जाना चाहिए, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ भी कोई गल नहीं, अगर ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन मैं फिर ਇਹ ਗੱਲ कहना, डेमोक्रेसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਤੀਫਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। इस तरह की भी ये जड़ी गल है कि भी जड़ा मैनीफेस्टो है जड़ा कि एक तरह लोगों नाल चोण वायदे किए जाते हैं, ये जब पूरे नहीं होंगे इनू लैके लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा संतोष की भावना खड़ी होती है। और वक्-वक् समय ते अलग अलग लोगों ने, समाजिक जथेबंदियों ने भी, समाजिक नेतावां ने भी, पोलिटिकल लीडर्स ने भी, सियासी पार्टियां ने भी और सारी सियासत लीडर ने भी ये गल वक्-वक् समय ते अलग अलग तरीके नाल कही है। और जो ये गल कह रहे ने अगर इहदे उपर कंसेंसस बनदा है तो डेफिनेटली जिहड़ा हैगा इहदे उपर कानून लिया जा। और मैनूं लगदा कि हाँ एक अच्छा एक की कहंदे इन्हां दा आइडिया है जिहड़ा ऑलरेडी मार्केट च बाकी लोग भी चर्चा करदे सीगे ते जे इस तरफ कोई कदम वधदे ने तो क्योंकि मैनीफेस्टो जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਗੂਫੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। देखो जी, ये जिहड़ी गल उन्होंने चक्की है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण गल है। आम आदमी पार्टी तो शुरू तो ये गल कहती रही है कि साडी इलैक्शन कमीशन नूं ये पहल करनी चाहिए है भी आम आदमी के जिवें जिस तरह आम आदमी पार्टी ने सारे वादे दिल्ली च पूरे कीते आ, जे सारियां ही पार्टियां आपदे इलैक्शन च जाण तो पहलां कीते होए वादिआं ते काम करन ते देश बण जे सोने दी चिड़ी। हुण हालात ये है भी आपां ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸੀ।
ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਕਾਲਡ ਬੈਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਵੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿ 38% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਅਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ 92% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੱਜ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਨਤਾ ਇਨਫੋਰਮਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਆ, ਉਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਲੈਟ ਦ ਪੀਪਲ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣ ਔਰ ਕਿਤੇ ਆਂਸਰੇਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਂਸਰੇਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨੱਥੀ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਪਥ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੋ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। जी चीमा साहब जुड़े रहे हो। विनीत जोशी जुड़े हुए ने बीजेपी तो। जोशी जी किस किस्म का लीगल डॉक्यूमेंट होए या किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी होए, कार्रवाई की हो सकती है फिर की वो पार्टी जिवें कुलतार संधवा जी कह रहे सन कि पार्टी ते बैन लग जाना चाहिए है या आगुआं ते बैन लग जाना चाहिए है, किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी तय हो सकती है? तो जिवें तुसीं कह रहे हो कानून लिआंदा जाना चाहिए है, तो फिर इस ते कोई कोशिश होएगी? मेरी बेनती ये है कि भी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ पंजाब च आके अकाली दल के एक सीनियर लीडर के उपर नशे का इल्जाम लगाया और बाद च डेफेमेशन केस च माफी मांग के बाहर गए केजरीवाल साहब। इसका मतलब चोणों दौरान तुम कुछ भी बोलो अगर बाद च माफी मंगोगे तो इन चीज़ों पर भी रोक लगनी चाहिए भी कोई भी उल्टा सीधा इल्जाम लगा दो चोणों दौरान और बाद च माफी मंग के बाहर हो जाओ। जो केजरीवाल साहब ने माफी मंगी तो फिर वो प्रधानगी तो भी हटना चाहिए उन्होंने आम आदमी पार्टी तो, क्योंकि उन्होंने एक अकाली दल के एक सीनियर लीडर मिनिस्टर के उपर एलीगेशन लगाते और बाद च माफी मंग ली। सो इधर भी कोई ना कोई जड़ा है वो रस्ता निकला जाए। लेकिन हाँ, सारी पार्टियां का कंसेंसस है, पोलिटिकल लीडर्स का कंसेंसस है, समाज की मंग है, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेफिनेटली इस इनिशिएटिव लेना चाहिए है। हो सकता है सियासी पार्टियां जो ज्यादा इस इंटरेस्ट ले रही हैं इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पत्र भी लिख सकती हैं कि इसके ऊपर मीटिंग बुला के इसके ऊपर कोई एक प्रोसैस इनिशिएट किया जाए ताकि आने वाले पार्लीमेंट इलैक्शन हो सके तो होने वाले विधानसभा इलैक्शनों तो पहले पंजाब के अंदर भी ये चीज लागू हो जाए ताकि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਓਗੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਏਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ? साडी पार्टी तो हमेशा पक्षधर रही है, बाकी मैं अपने स्टेट लीडरशिप ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ व्यू पॉइंट कन्वे करके इनिशिएट करवाऊंगा। जी चलो ठीक है जोशी साहब, शुक्रिया साडे नाल जुड़न लई। दलजीत चीमा अकाली दल तो जुड़े, बरिंदर ढिल्लों कांग्रेस तो ते कुलतार संधवा आम आदमी पार्टी तो जुड़े। शुक्रिया तुहाडा गलबात दे लई। तां सारियां पार्टियां कह रही ने कि असीं हक दे विच आ, रिस्पोंसिबिलिटी तय होनी चाहिए है। जे कोई भी जनता दे नाल तुसीं चोणां दे नां ते वादा करदे हो, कोई भी शगुफा छड्ड के जित सकदे हो, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। लोकां दे नाल इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए है, जिहड़े भी वादे कीते जाण ओह पूरे होण। इस दे नाल एक तां चुनावी जिहड़े वादे ने उन्हां ते भी एक किस्म की रोक लगेगी, या रोक नहीं असीं ये कह सकते हैं कि कुछ भी जुमला नहीं छड्डिया जा सकता, फिर जिहड़े वादे होणगे ओह पूरे कीते जाणगे। हालांकि वख-वख पार्टियां कह रही ने कि इस ते इनिशिएटिव लिया जा सकता है, लेकिन देखना होएगा कि कोई इनिशिएटिव लिया जाता है या नहीं। तो इस वेले केदारनाथ च प्रधानमंत्री मोदी संबोधन कर रहे ने, लाइव तस्वीरां तुहानूं विखाउने। अद्भुत बोध, बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, और जिस उम्र में एक साधारण मानवी साधारण रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है, थोड़ी जागृति का प्रारंभ होता है, उस उम्र में वो वेदांत की गहराई को, उसके गुढ़ार्थ को, सांगोपांग विवेचन, उसकी व्याख्या अविरत रूप से किया करते थे। ये शंकर के भीतर साक्षात शंकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। ये शंकरत्व का जागरण था। यहां संस्कृत और वेदों के बड़े बड़े पंडित यहां भी बैठे हैं और वर्चुअली भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप जानते हैं कि शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति सह शंकर,
यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहरनिश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब यानी कितना दूर का संत देखते हैं, तब शंकराचार्य जी ने कहा था, न मे द्वेष रागो, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोहो, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देने की शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा, चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है। और अद्वैत का सिद्धांत, कभी कभी अद्वैत के सिद्धांत को समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं और मैं इतना ही कहता हूं, जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना की महिमा हमारा कितना महत्व रखता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन, यानी दुख कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। भारत की ज्ञान की, विज्ञान और दर्शन की जो कालातीत परंपरा है,
उसे आदि शंकराचार्य जी ने फिर से पुनर्जीवित किया, चेतना भर दी। साथियों, एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर, कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था। लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। आज उनके अधिष्ठान भारत और भारतीयता का एक प्रकार से संबल, पहचान बने हुए हैं। हमारे लिए धर्म क्या है, धर्म और ज्ञान का संबंध क्या है, और इसीलिए तो कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मंत्र देने वाली उपनिषदीय परंपरा क्या है? तो हमें पल प्रतिपल प्रश्न करना सिखाती है। और तभी तो बालक नचिकेता यम के दरबार में जाकर के यम की आंख में आंख मिला करके पूछ देता है, यम को पूछ देता है, व्हाट इज डेथ? मृत्यु क्या है बताओ। प्रश्न पूछना, ज्ञान अर्जित करना, अथा तो धर्म जिज्ञासा। हमारी इस विरासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं, उसे समृद्ध कर रहे हैं। संस्कृत हो, संस्कृत भाषा में वैदिक गणित जैसे विज्ञान हो, इस मठों ने, हमारे शंकराचार्य की इस परंपरा ने इन सब का संरक्षण कर पीढ़ी दर पीढ़ी मार्ग दिखाने का काम किया है। मैं समझता हूं आज के इस दौर में आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत और ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। साथियों, हमारे यहां सदियों से 4 धाम यात्रा का महत्व रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्तिपीठों के दर्शन की, अष्टविनायक जी के दर्शन की, ये सारी यात्रा की परंपरा, ये तीर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है। ये तीर्थाटन हमारे लिए सिर्फ सैर सपाटा पर्यटन भर नहीं है, ये भारत को जोड़ने वाली, भारत का साक्षात कराने वाली एक जीवंत परंपरा है। हमारे यहां किसी को, कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम जरूर हो लें, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर कर ले, मां गंगा में एक बार डुबकी जरूर लगा दे।
पहले हम घर में बच्चों को शुरू से ही सिखाते थे, परंपरा थी। बच्चों को घर में सिखाया जाता था, सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, बचपन में सिखाया जाता था। द्वादश ज्योतिर्लिंग का ये मंत्र घर बैठे बैठे एक बृहत भारत का, विशाल भारत का हर दिन यात्रा करा देता था। बचपन से ही देश के इस अलग अलग हिस्सों से जुड़ाव एक सहज संस्कार बन जाता था। ये आस्था, ये विचार पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की एक जीवित इकाई में बदल देता है। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। साथियों, आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बौद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। मथुरा वृंदावन में भी विकास के साथ साथ यहां की शुचिता, पवित्रता को लेकर संतों की आधुनिकता की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। इतना सब आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत आदि शंकराचार्य जैसे हमारे मनीषियों के निर्देशों में श्रद्धा रखते हुए, उस पर गौरव करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोत्सव के इस संकल्पों में से आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए
बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है, और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। उन्होंने जो ऊर्जा प्रज्वलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाए हुए है। आने वाले हजारों साल तक ये गतिमान बनाए रखेगी। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, स्वाधीनता संग्राम में अनेक सेनानियों को देखिए। ऐसी कितनी ही महान आत्माएं, महान विभूतियां इस धरती पर आकर यहां प्रकट हुई, जिन्होंने समय की सीमाओं का उल्लंघन कर छोटे से कालखंड में कई युगों को गढ़ दिया। ये भारत इन महान विभूतियों की प्रेरणाओं पर चलता है। हम शाश्वत को एक प्रकार से स्वीकार करते हुए हम क्रियाशीलता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसी आत्मविश्वास को लेकर देश आज इस अमृत काल में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में मैं देशवासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं,